दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फंक्शन लेसन का दोस्तों ऑलरेडी हमने ये लेसन स्टार्ट कर दिया था और स्टार्टिंग का पार्ट इसका कवर कर दिया था। देन दोस्तों आगे का पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर एक लॉगरिथम वाला पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन उसी के ऊपर पूछा जाता है और फंक्शन का नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पार्ट भी मैं कवर कराऊंगा इस लेक्चर के बाद। पर आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले। तो चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया है और जी ऑफ एक्स का समथिंग यहाँ पे वैल्यूज दिया है। तो देखो भाई यहाँ पे एक कंडीशन दिया और कंडीशन के हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5x - 6/7। बट जी ऑफ एक्स का आंसर उन्होंने कितना दिया है, जीरो दिया है। तो फाइनली आप आराम से यहाँ से देखो 7 × 0 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5x - 6, 6 यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5x, देन x विच इज इक्वल टू 6/5। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे वैल्यूज क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन भी आपको अगर मैं दिखाऊंगा तो ये क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद वाला भी जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आपको कोई दिक्कत नहीं, इसे क्वाड्रेटिक की तरह आप कर सकते हो। अब दोस्तों मैं चल रहा हूँ लास्ट वाले क्वेश्चन की ओर। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ क्योंकि ये क्यूब वाला क्वेश्चन है और इसमें हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, x³ 2x² - 5x + 6 है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसे सॉल्व करना है। तो हम किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्यूब को फैक्टराइज करना बहुत दिक्कत हो जाता है। क्यूब को हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी, सिंथेटिक मेथड की हेल्प से, तो सिंथेटिक मेथड से हेल्प से फैक्टराइजेशन करेंगे हम। पर उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसका फैक्टर क्या है। तो फैक्टर निकालना बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये पूरे की जगह पे कोई भी एक वैल्यूज ले लो, वो पुट करने के बाद इसका आंसर जीरो आना चाहिए। कोई एक वैल्यू ले लो, तो देखो आपको पता है कि जी ऑफ एक्स तो हम जीरो लेने वाले हैं, तो x³ -2x² - 5x + 6। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू लूँ जो पुट करने पे आंसर जीरो होगा। तो सपोज मैं यहाँ पे एक वैल्यू अपने मन से ले ले रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे x का जो वैल्यू है दोस्तों वो 1 ले ले रहा हूँ। तो अगर समझो मैंने 1 यहाँ पे लिया, पहले आप जीरो से स्टार्ट करो, पर 1 ले रहा हूँ, 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, -2 इंटू यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे +6 है। तो देखो 1 -2 -5 +6, तो 1 -2 -1 -5 +6, तो यहाँ पे क्या आएगा -6 +6, तो फाइनली आंसर जीरो आ रहा है। मतलब 1 पुट करने के बाद आंसर जीरो आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ, ये इक्वेशन का 1 क्या है दोस्तों, फैक्टर है। अगर 1 से आंसर जीरो नहीं आता तो आप 2 पुट करते, पहले -1 पुट करते, -1 से भी नहीं आता तो फिर आप 2 करते, फिर 2 से नहीं आता तो -2 करते, मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सिंथेटिक मेथड से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। इतना फॉर्मुलेटिव वाइज चीजों को नहीं सॉल्व करना है, इजीली जैसे आप पहले से सॉल्व करते आ रहे हो वैसे ही लिखना है। ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, जैसे हम 9th में लिखते थे उतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो x³ के आगे कुछ नहीं तो 1 है, x² के आगे कुछ नहीं -2 है, x के आगे कुछ नहीं -5 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 है। फाइनली मैंने यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट कर दिया है 1। अब देखो सिंथेटिक मेथड क्या होता है दोस्तों, इसको डायरेक्ट नीचे ले लो, ये दोनों को मल्टीप्लाई, 1 1 सा 1, ये दोनों का कैलकुलेशन प्लस माइनस माइनस, 2 - 1 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या आएगा दोस्तों, माइनस, 1 1 सा 1, प्लस माइनस माइनस। देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मल सा प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 और 1 क्या होगा दोस्तों 6, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है दोस्तों माइनस। पर मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लाई में जस्ट आप मल्टीप्लाई करो और साइन रीड करो, प्लस माइनस माइनस ही, उसमें हम साइन ऑफ ग्रेटर नंबर नहीं देते। तो आपको ऐसे ऐसे में मल्टीप्लाई करना है और ये सबका प्लस माइनस। अब देखो इसको प्लस माइनस माइनस, 6 - 6 कितना आएगा दोस्तों, जीरो आएगा। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि जो इसके फैक्टर्स हैं वो क्या है दोस्तों। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जीरो इक्वल टू, पहला फैक्टर तो आपको ये मिलेगा, ये है। अगर ये 1 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, तो 1 x - 1, और दूसरा फैक्टर आपको इससे मिलेगा। और बहुत ही सिंपल है, इसके पीछे x ले लो, इसके पीछे x² ले लो, हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x², यहाँ पे क्या लिखोगे -x, और यहाँ पे क्या लिखोगे -6। और फाइनली अगर और इसको आप फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, ये तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे भी x लिखा, पहला साइन माइनस, माइनस प्लस माइनस,
सॉरी माइनस माइनस प्लस। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके आंसर दोस्तों 6 होना चाहिए, और उसी नंबर का हमें क्या करना है दोस्तों, माइनस करके आंसर क्या होना चाहिए 1। तो क्या आएगा दोस्तों 3 2 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 2। तो फाइनली यहाँ पे x माइनस वन इक्वल टू 0, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0, एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 2। तो ये भी एक पार्ट हो गया, ये भी एक पार्ट हो गया, ये भी एक पार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट अपना क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट इसलिए मैंने बोला कि ये आप आराम से सॉल्व कर लोगे, इसके फैक्टर्स निकाल लो 10th क्लास वाले मेथड से, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो देखो यहाँ पे हमें ये कंडीशन दिया है कि एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या है, जी ऑफ एक्स, और हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, एक्स रेस टू 4 2x स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स का क्या दिया 11x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, देन एक्स रेस टू 4 प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 2 9x स्क्वायर माइनस विच इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, और यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस में आंसर आएगा तो दोस्तों 3। तो ओवरऑल यहाँ पे तो एक्स इक्वल टू 0 आएगा। तो एक्स के कितने वैल्यूज आए, एक्स इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस 9 और एक्स इक्वल टू 0। तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा लगा, और ये क्वेश्चन बोला जाए तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आप इसको देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और दोस्तों आगे इन्होंने क्या बोला है पता है, यहाँ पे बोला है कि एफ ऑफ 2 जो है दोस्तों इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब जिसका डिनोमिनेटर दोस्तों 0 होता है। तो यहाँ पे आप 2 पुट करो, यहाँ पे सभी जगह पे 2 पुट करो। देखो यहाँ पे भी जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ पे भी x की जगह पे आप क्या पुट करोगे 2। अब इन्होंने क्या बोला, एफ ऑफ 2 इज अनडिफाइंड, मतलब इसका डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो 0 होगा। डिनोमिनेटर वाला पार्ट मतलब b माइनस 2 क्या होगा दोस्तों 0 होगा, मतलब b का आंसर कितना है दोस्तों 2। एक पार्ट तो हो गया आपका, b का आंसर आपको मिल गया। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अब आगे अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो b इक्वल टू अगर अपने को 2 मिल गया है तो भाई अब अपने को आंसर किसका निकालना है, a का। और तो a का आंसर निकालना, तो एक और कंडीशन इन्होंने हमें दिया है f ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 5। अब दोस्तों देखो f ऑफ 3, अगर चलो f ऑफ 3 अगर मुझे निकालना तो मैं जहां जहां पे x है वहां पे 3 पुट करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 3। अब दोस्तों f ऑफ 3 का तो आंसर हमें पता है 5, a माइनस 3, b का भी आंसर हमें डायरेक्ट पता है भाई 2 है, 2 माइनस 3, देन 5 a माइनस 3, हाँ 2 माइनस 3 कितना आएगा दोस्तों -1, देन 5 मल्टीप्लाई बाय -1 a माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा -5 a माइनस 3, देन -5 प्लस 3, देन यहाँ पे दोस्तों a विच इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू भी मिल गया, क्या है -2 है, तो ये भी हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले मेरा ये सजेशन है कि भाई इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको थोड़ा सा ऑप्शन में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अब देखो फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 7x स्क्वायर है प्लस 4x है -1 है। सबसे पहले आपको पता है कि ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो हमेशा याद रखना कि इसमें आपको दो चीजें फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज। तो इसका डोमेन जो है ना दोस्तों, कोई भी पॉलिनोमियल्स आएगा उसका डोमेन क्या रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर इसका क्या रहेगा दोस्तों, डोमेन रहेगा। तो अगर समझो मुझे इस तरह से दिखाई दे तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसका जो डोमेन है वो क्या है दोस्तों, रियल नंबर है, वो अपना हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या निकालना है दोस्तों, रेंज। हाँ बट आपको एक और चीज मैं बता दूं कि अगर समझो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है x + 9
और यहाँ पे x -3 है। अब बताओ यहाँ पे डोमेन क्या आएगा? तो दोस्तों इसका भी डोमेन जो है वो क्या आएगा दोस्तों, आपका रियल नंबर ही आएगा। बट याद रखना कि यहाँ पे ऐसा वैल्यू जिसकी वजह से हमारा डिनोमिनेटर 0 आता है, तो वो वाला वैल्यू हम बस नहीं कंसिडर करेंगे। तो बताओ दोस्तों यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 0 आएगा? सर 3। तो यहाँ पे अगर आप 3 - 3 लोगे तो डिनोमिनेटर 0 आएगा। तो मतलब आप यहाँ पे सभी वैल्यूज लोगे, बट आपको क्या नहीं करना है, रियल नंबर का 3 वाला वैल्यूज नहीं लेना, इसलिए एक्सेप्ट 3 मैंने लिख दिया। तो इस तरह से आप डोमेन वाला कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। अब रेंज कैसे फाइंड आउट करना है, तो अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से रेंज फाइंड आउट करना है। अब जैसे ये पॉलिनोमियल्स है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा पता है, सबसे पहले ये दोनों टर्म में से मैं 7, यहाँ पे मुझे x² करना है तो मैं 7 बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा x²। देखो जिसमें 7 नहीं है उसमें ये 7 डिवाइड होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1/7। अब क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हाँ मैं क्या कर रहा हूँ पता है, एक काम करता हूँ, ये जो 7 है ना वो दो में से ही लेता हूँ, ये दोनों में से ही लेता हूँ कॉमन, और ये -1 ऐसे ही रख रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, इसका थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म मतलब आपको पता है ना, a² 2ab + b², b वाला वो टर्म फाइंड आउट करना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूँ, b²/4a। ये फॉर्मूले से आपको तुरंत मिल जाएगा। x के आगे जो भी टर्म रहेगा वो b रहेगा, x² के आगे जो रहेगा वो a रहेगा। तो x के आगे क्या है दोस्तों, 4/7 है, 4/7 का स्क्वायर, 4 इंटू a का कितना आएगा वैल्यू दोस्तों 1। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 16, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 49, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, 4 1 जा 4 4 जा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 4/49। अब यहाँ पे ये 7 है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो x² + 4/7x प्लस आपको क्या करना है दोस्तों 4/49, ये आपने लिखा, और ये क्या है दोस्तों -1। अब दोस्तों आप ध्यान से अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो इसको अपन स्क्वायर फॉर्म, हाँ एक और चीज़, यहाँ पे ये तो आपने लिखा, बट आपको क्या करना है, ये आपने जो टर्म लिया उसको बैलेंस भी करना होता है। बैलेंस कैसे करोगे दोस्तों, आपने यहाँ पे 4/49 लिख दिया, तो ऐसा कोई भी नंबर आप डायरेक्ट थोड़ी ना लिख सकते, उसको बैलेंस भी करना होता है। तो यहाँ पे सेम, ये प्लस में है तो सेम टू सेम मैं यहाँ पे माइनस में लिख रहा हूँ। बट एक और चीज याद रखना, इसको 7 मल्टीप्लाई भी है, ब्रैकेट के जितने नंबर से सबको 7 मल्टीप्लाई, मतलब इसको भी है। तो यहाँ पे भी आप जब बाहर लोगे तो 7 मल्टीप्लाई दिखना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अब इसको आप स्क्वायरिंग फॉर्म में लिख सकते हो, देखो ये किसका स्क्वायर है, x का, 4 किसका है, 2 का, 49 किसका है, 7 का। दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, और फाइनली ये क्या आएगा होल स्क्वायर। और ये देखो 7 1 जा 7 7 जा, तो फाइनली अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो 1 - 4, 7 1 जा 7, और -4/7 -11/7, तो क्या आएगा -11/7। अब अगर आप आराम से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, प्लीज़ ध्यान देना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया दोस्तों 7, ये क्या हो गया दोस्तों x + 2/7, और यहाँ पे 11/7। अब दोस्तों देखो जब आप इसका रेंज लिखोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो रेंज लिखते टाइम आप अगर समझो यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पुट कर रहे हो, कि रियल नंबर कोई भी वैल्यूज यहाँ पे अगर आप पुट कर रहे हो, बट एक ऐसा वैल्यू पुट कर रहे हो जिसकी वजह से यहाँ पे आंसर पूरा 0 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 7 भी अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और वो अगर 0 हो गया तो दोस्तों अगर समझो, तो यहाँ पे बचा कौन सा टर्म, बस ये बचा माइनस के बाद वाला पार्ट, क्योंकि कोई भी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करो, ये अगर 0 होता है तो उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ता है, पर ये वाले पार्ट पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यूज यहाँ पे, या कोई अगर आप माइनस का दूसरा वैल्यू पुट करोगे तो उसकी वजह से आपका आंसर प्लस में आएगा क्योंकि स्क्वायर है, और उससे आपको ग्रेटर वैल्यू मिलेगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यूज आपको तब मिलेगा जब यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू लोगे, जब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0, और इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 है। तो जो सबसे मिनिमम आपको जो वैल्यू मिलेगा वो सेम टू सेम ये मिलेगा, और जब ये सेम टू सेम मिनिमम वैल्यू है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और दोस्तों सबसे मैक्सिमम वैल्यूज आपको कितना मिलेगा, तो आप कोई भी वैल्यूज जो यहाँ पे अगर आप रखो, कोई भी वैल्यूज रखते जाओ, यहाँ पे उसके आगे के कोई भी वैल्यूज रखोगे तो आपको एक्स्ट्रा टर्म, बड़े 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 टर्म्स मिलेंगे, और एट लास्ट आप कहाँ तक जा सकते हो, इन्फिनिटी तक। हाँ बट इन्फिनिटी मत पुट करना, उससे थोड़ा सा कम, समझ में आएगा, इन्फिनिटी मतलब लास्ट, तो उससे एक स्टेप पहले हमें लेना है,
तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, ओपन ब्रैकेट। तो ये इस तरह से, इसलिए मैं बोला कि ये वाले टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, आप चाहोगे तो इस वाले क्वेश्चन को ऑप्शन के अंदर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज चलेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी आपके लिए डोमेन रेंज बताना बहुत सिंपल है। देखो ये क्या है, जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे अगर आप डोमेन बताने जा रहे हो तो डोमेन क्या आएगा बताओ मुझे। डोमेन का आंसर आएगा दोस्तों सेट ऑफ रियल नंबर, बट हम 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 की वजह से आंसर 0 होगा। हो गया, डोमेन तो तुरंत पता चल गया। अब जब रेंज बताने जाओगे तो दोस्तों एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 2, और इस टाइप में जब भी अपॉन में क्वेश्चन आएगा तो उसको एक टर्म कंसिडर कर लो वाई। अब देखो मैंने इसको y ले लिया तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 और x माइनस 2, ये y x माइनस 2 और यहाँ पे क्या x प्लस 4 है, यहाँ पे क्या आएगा yx, यहाँ पे क्या आएगा 2y x प्लस 4। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों yx माइनस x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x 2y वहाँ पे जाएगा प्लस 4। अब यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा y माइनस 1 2y प्लस 4, देन x विच इज इक्वल टू 2y प्लस 4 और y माइनस 1। मतलब आपको हमेशा इसको y के टर्म में कन्वर्ट कर देना है अगर अपॉन में कभी आया। ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे आपको आंसर्स फटाक से मिल जाएंगे। अब देखो आपके लिए रेंज बताना बहुत सिंपल है, रेंज भी वही आएगा। रेंज में आप कोई भी वैल्यूज पुट करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, y का कोई भी वैल्यूज पुट करो, बट y का एक वैल्यू आप नहीं पुट सकते। तो यहाँ पे भी आपको रियल नंबर ही मिलेगा, बट आप एक वैल्यूज पे आपको रेंज में दिक्कत होगा, जब भी अपॉन में आएगा तो यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो बस 1 नहीं लेना है। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फास्ट। देखो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि जस्ट मुझे भी लेट हो रहा है, जाना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे रूट वाला पार्ट है, तो कभी भी भाई यहाँ पे अगर समझो कोई भी रूट में नंबर है, जैसे यहाँ पे √2 है और नीचे क्या है 2 है, तो अपन ये √2 है, ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो वैसे ही देखो ये सेम नंबर है, नीचे ये दिखाई दे रहा है वैसा ही नंबर है पर रूट में नहीं है, तो उसको मैंने 2 टाइम रूट में लिखा। अब ये नंबर क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, तो ये बचा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले डोमेन चेक करना है। तो डोमेन चेक करना, तो यहाँ पे मैं अलग अलग वैल्यूज रखूंगा और चेक करूंगा। तो अगर समझो मैंने यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू रखा, समझो मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो 1 + 5 6 होगा, आंसर आएगा। 2 रखा, 3 रखा, आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। बट अगर मैं समझो यहाँ पे माइनस में वैल्यूज रख रहा हूँ, -1 रख रहा हूँ, -2 रख रहा हूँ, बस 0 आंसर नहीं आना चाहिए। आपको पता है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। पर अगर आप यहाँ पे समझो -4 रख रहे हो, -4 + 5 कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, मतलब इसका भी आंसर होगा। बट अगर समझो आपने यहाँ पे -5 रखा, तो -5 + 5 0 हो जाएगा, तो आपको -5 नहीं चाहिए। -6 रखा तो भी माइनस में आंसर आएगा, और माइनस में अगर आंसर अंदर आ रहा है तो भी नहीं चलेगा, रूट में माइनस वाले भी आंसर्स नहीं चलते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पे -4 चलेगा, -3 भी चलेगा, -2 भी चलेगा, -1 भी चलेगा, इसलिए मैं ये सब वैल्यूज रख सकता हूँ। मुझे इसलिए यहाँ पे जो वैल्यूज है, इसलिए इसका पहली बार यहाँ पे इसका जो डोमेन है वो आपको यहाँ पे रियल नंबर नहीं दिख रहा है। पूरा का पूरा मैं रियल नंबर नहीं ले सकता, बस मैं -4 से कोई भी वैल्यूज ले सकता हूँ, क्योंकि -5 से अगर आप वैल्यूज ले रहे हो, -5 तो सबसे पहले 0 आ रहा है, बट -5 के पहले भी -6 -7 अगर आप रख रहे हो तो माइनस में रूट में आंसर आ रहा है। अगर रूट में कोई भी आंसर ऐसे समझो माइनस में तो वो नहीं चलेगा। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब हम वैल्यूज जो है दोस्तों -4 से लेके कितना भी ले सकते हैं डोमेन का वैल्यू। तो इसलिए डोमेन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -4 से अगर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना होगा, क्लोज ब्रैकेट। इसलिए मैं कौन सा ब्रैकेट ले रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, -5 ओपन ब्रैकेट, मतलब आप -5 को नहीं लोगे, उसके आगे से आप वैल्यूज को लोगे, मतलब -4 से। देखो क्लोज और ओपन का मतलब बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 1 और 5 है, मतलब इसके बीच के वैल्यूज हैं 2 3 4। बट वही अगर समझो क्लोज में 1 और 5 है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये 5 भी कंसिडर होंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो -5 लिया, मतलब -5 अपने को नहीं चाहिए, उसके आगे से चाहिए, तो इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट लिया। अगर आप चाहिए तो क्लोज ब्रैकेट लिख रहे हो तो लिख के -4 भी लिख दो। तो ये आपको समझा। अब देखो दोस्तों रेंज निकालना है, तो आप इसे भी क्या लिख सकते हो, y। अब समथिंग 1 अपॉन यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे आप यही वाले वैल्यूज को आप पुट करो तो आपको पता चल जाएगा इसका रेंज क्या है। तो देखो -5 के बाद से आप वैल्यूज पुट करो, जैसे यहाँ पे -4 पुट करो,
-4 पुट करोगे तो -4 + 5 कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का कुछ ना कुछ तो आंसर आने वाला है। फिर इसके बाद तो इससे ये पता चल रहा है कि समझो वहाँ पे कुछ 1 का कुछ भी आंसर आएगा, समझो जो भी आएगा यहाँ पे। देन इसके बाद अगर आप समझो यहाँ पे उसके बाद -3 है, -3 पुट करो, -3 + 5 2 आएगा, तो उसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। 3 पुट करोगे -3 तो कुछ आएगा, 4 पुट करोगे तो हमेशा हमें क्या कर रहे हैं, वहाँ पे प्लस में आंसर मिला। और प्लस वाले आंसर्स को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, प्लस वाले आंसर्स को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, मतलब अपने को 1 से लेके इन्फिनिटी तक आंसर मिल रहा है, और जिसको आप क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट में 0 दिखा सकते हो। ओपन ब्रैकेट में 0 का मतलब है 0 नहीं है, 0 के आगे से, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की है। इसमें 1-2 सम और है, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, पर स्टार्टिंग के अगर आपने 3 क्वेश्चंस को जोरदार तरीके से सॉल्व कर लिया तो भी आपका काम हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगा। आगे का मैंने बोला कि जो मेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो लॉग वाले पार्ट पे पूछा जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।